हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर चल रहा है डिमांड, उसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 पार्ट्स कर चुके हैं, जहां पर हमने डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व तक का टॉपिक देख लिया था। आज हमारा चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक लॉ ऑफ डिमांड के टॉपिक से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। वीडियो के प्रोडक्टिव यूज के लिए वीडियो को एंड तक देखो और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते सीधे अपनी वीडियो को। हाँ बच्चों, हमारा जो टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फंडामेंटल लॉ। देखो सर, इकोनॉमिक्स में लॉ का क्या काम? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है। देखो इकोनॉमिक्स के अंदर ना हम कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ रहे हैं, यानी किस तरीके से कंज्यूमर पैसे को खर्च करता है, यूज करता है, ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। कैसे एक कंज्यूमर डिमांड करता है, ये पढ़ रहे हैं। तो अगर हमें उस बिहेवियर को जनरल वे में समझना है ना, तो कुछ लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। ये उन्हीं में से एक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, there exists an inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity। यानी प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि डिमांड बढ़ जाएगी। यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देयर exists an inverse relationship यानी नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है। देखो लॉ ऑफ डिमांड ने तो ये बोल दिया, प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, प्राइस कम होने पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ठीक है, बट ये हमेशा ट्रू प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि प्राइस के अलावा भी डिमांड इफेक्ट हो सकती है। इसीलिए अगर हमें हमारी लॉ को हमेशा और हमेशा ट्रू प्रूफ करवाना है, तो हमने साथ में इस लॉ के साथ में एक फ्रेज दे दिया, जिसको बोला गया कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट या फिर सेट्रस पेरेबिस। सेट्रस पेरेबिस एक लॉ का वर्ड है जिसका मतलब होता है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सर कौन से फैक्टर्स की बात कर रहे हो? ध्यान से समझो। हम ना सिर्फ प्राइस की बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में, कि प्राइस की वजह से प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम, प्राइस कम होने पे डिमांड कम, डिमांड बढ़ जाना। बट अदर भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से डिमांड इफेक्ट होती है। जैसे कि हमने किए थे सर, हमने किया था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते थे। सब्स्टिट्यूट की वजह से हमारी डिमांड इफेक्ट होती थी, कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से भी। यानी सपोज टी एंड कॉफी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, मैं दोनों कमोडिटीज में से कॉफी यूज कर रहा हूं, यानी कॉफी इज माय गिवन कमोडिटी। कॉफी का प्राइस चेंज नहीं होगा, पर टी जो इसका सब्स्टिट्यूट है उसका प्राइस बढ़ने या कम होने से टी की डिमांड चेंज हो जाएगी। सपोज टी का प्राइस बढ़ जाता है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि टी को छोड़ के लोग कॉफी पे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, कॉफी पे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर? कॉफी का प्राइस चेंज हुए बिना ही उसकी डिमांड बढ़ गई, लॉ फेल हो गया। इन्हें लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया, क्योंकि वो तो कह रहा था प्राइस की वजह से, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़नी चाहिए, बट यहाँ तो सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ गई है, तो लॉ फेल हो गया। तो इसी तरीके से अगर हमें हमारे लॉ को ट्रू प्रूफ करवाना है, तो अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सर कौन से अदर फैक्टर्स है? बेटा वही वाले अदर फैक्टर जो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में किए थे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब इंडिविजुअल फैक्टर जो हमने पढ़े थे, वही वाले। प्राइस को छोड़ के, क्योंकि प्राइस तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड में बात करता ही है, उसके अलावा जितने भी फैक्टर थे सबको कांस्टेंट रखना है। यानी हम मान के चलेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कांस्टेंट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके अलावा इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट रहेगी, यानी इनकम जो थी कंज्यूमर की वो भी कांस्टेंट रहेगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज नहीं आएगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। ये सब कुछ हम फैक्टर्स कांस्टेंट मान के चलेंगे। और सर इन्हीं फैक्टर्स को अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी बोला जाता है। यानी हमें ये सारी चीजें मान के चलनी पड़ेंगी ना, कि चेंज नहीं हो रही, तभी तो हम लॉ ऑफ डिमांड को ट्रू प्रूफ करवा पाएंगे। तो अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ही हुए ये हमारे सारे फैक्टर्स। वो आपकी स्क्रीन पे आपको सारे फैक्टर्स सही से लिखे वो भी दिख रहे हैं, अच्छे से इनको रीड मार लो। पेपर में, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। किस्मत अच्छी रही तो 3 नंबर तक का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। तो ये थी हमारी लॉ ऑफ डिमांड। स्टेटमेंट भी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखी कि इनवर्स रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है यहाँ पे, क्योंकि अगर वो फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं हुए तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। तो आई होप सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड आपको समझ आता है। सर लॉ ऑफ डिमांड को ना आप ग्राफिकल करके दिखाओ। बेटा ग्राफिकल तो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। लॉ ऑफ डिमांड हम प्राइस और डिमांड के बेस पे 5 4 3 2 1 ये हमारे प्राइसेस थे। डिमांड कितनी हो रही थी सर? 5 रुपए के प्राइस पे 1 2 3 4 5, प्राइस 1 रुपए होने पे 5 यूनिट डिमांड करते थे। जब हमने इसको ग्राफ पे प्रेजेंट किया, यानी यहाँ पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड ली थी, यहाँ पर हमने प्राइस दिया था। जब मैंने इस प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को शो किया था, इस तरीके से कुछ ग्राफ बन गया था। यही मेरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी है। यानी डिमांड कर्व जो है
उसके अंदर भी तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड ही दिख रहा था, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड डिक्रीज हुई, डिमांड यहां पर आ गई। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया है लॉ ऑफ डिमांड का और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डिटेल नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच है, वहां से भी एक बार रीड मार सकते हो, इसको अच्छे से समझ लो। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कुछ फैक्ट्स अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। क्या फैक्ट्स हो सकते हैं? कह रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड के फैक्ट्स हो सकते हैं कि सबसे पहले तो ये हमें दिखाता है एक इनवर्स रिलेशनशिप। सर इनवर्स रिलेशन ऑफ व्हाट? इनवर्स रिलेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड, क्योंकि प्राइस बढ़ता था क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती थी, प्राइस कम होता था क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती थी। तो पहला फैक्ट तो हुआ लॉ ऑफ डिमांड का कि इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है। सर सेकंड फैक्ट क्या है? सेकंड फैक्ट है कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड ना क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वालिटेटिव का मतलब ये हमें बस यही तो बता रहा है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी, यानी ये तो बस ये बता रहा है कि ये डायरेक्शन होगी इसकी। ये हमें ये थोड़ा ना बता रहा है कि कितना चेंज होगा, यानी नंबर्स में तो नहीं बता रहा लॉ ऑफ डिमांड, सिर्फ और सिर्फ ये बताता है लॉ ऑफ डिमांड कि हमारा प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, यानी क्वालिटेटिव स्टेटमेंट पास कर देता है। यहाँ पर कुछ भी हमें सॉलिड नंबर से प्रूव करके नहीं मिलता, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड हमें डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है कि हाँ प्राइस बढ़ने से डिमांड कम, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी, बट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज नहीं बताता। ये था हमारे पास सेकंड फैक्ट। थर्ड फैक्ट हमारा क्या हो सकता है? हमारा जो थर्ड फैक्ट है वो है नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब ऐसा नहीं है बेटा कि जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी ही डिमांड कम होगी, यानी सर अगर प्राइस हमारा 10% से इंक्रीज हुआ तो डिमांड भी 10% से कम हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, यानी कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है। हो सकता है प्राइस बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, डिमांड चेंज ही ना हो सकता है प्राइस बिल्कुल भी चेंज ना हो, थोड़ा सा चेंज हो, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, यानी कोई प्रोपोर्शन सेट नहीं कर सकते हम यहाँ पर, जितने मर्जी प्रोपोर्शन से दोनों में चेंज आ सकता है। फोर्थ हमारे पास लास्ट और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट की जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है ना वो वन साइडेड है। वन साइडेड का मतलब कि ना हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस का इंपैक्ट देखते हैं डिमांड के ऊपर, कभी भी डिमांड का इंपैक्ट प्राइस के ऊपर नहीं देखेंगे, यानी डिमांड की वजह से प्राइस अफेक्ट नहीं हो रहा, प्राइस की वजह से डिमांड अफेक्ट हो रहा है। सर प्रैक्टिकल लाइफ के सिनेरियोस कुछ और हो सकते हैं, बट यहाँ पर हम इस चैप्टर में कंज्यूमर का बिहेवियर समझने के लिए लॉ ऑफ डिमांड को या पूरे चैप्टर को वन साइडेड ही पढ़ के चलेंगे, यानी प्राइस के बेस पे डिमांड को सेट करेंगे, डिमांड के बेस पे प्राइस अफेक्ट नहीं होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अगेन 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, आपकी स्क्रीन पे आपको सारे डिटेल में दिख भी रहे हैं। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कई सारी बुक्स में ना ये वाला टॉपिक नहीं गिवन होगा। एक्चुअली ये टॉपिक अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड को प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट में समझना है, प्रैक्टिकलिटी समझनी है उसकी, बस एक बार प्रूफ करके दिखाता है कि लॉ ऑफ डिमांड इस तरीके से बना हुआ है। सर कैसे बना हुआ है? इसको समझने के लिए ना आपको सेकंड चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। सेकंड चैप्टर के अंदर हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस में किया था और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस में किया था। जब हमने सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम किया था तो क्या पढ़ा था? सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है जब mu ऑफ x इज इक्वल होता है प्राइस ऑफ x के। इसका मतलब जब mu ऑफ x ज्यादा होगा प्राइस ऑफ x से, दैट मींस कि कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा है उससे ज्यादा उसको सैटिस्फैक्शन मिल रही है, यानी कंज्यूमर इज पेइंग लेस एंड गेटिंग मोर, सैटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है उसको, तो कंज्यूमर कम प्राइस पे ही तो ज्यादा खरीद रहा है एक तरीके से। सिमिलरली व्हेन mu ऑफ x इज लेस देन द प्राइस ऑफ x, यानी कंज्यूमर इज नॉट रेडी टू पे मोर प्राइस फॉर द कमोडिटी ऑफ x, यानी कंज्यूमर कह रहा है भाई जब मेरे को सैटिस्फैक्शन मेरे प्राइस से कम मिल रही है तो मैं ज्यादा पे क्यों करूं, यानी कंज्यूमर तभी बाय करेगा जब इसका प्राइस नीचे आता रहेगा, या फिर मैं कह सकता हूं यूटिलिटी प्राइस के इक्वल नहीं आ जाती तब तक वो बाय नहीं करेगा। सो ये कंडीशन से प्रूफ हो गया कि कंज्यूमर कम प्राइस पे ही कमोडिटी को ज्यादा बाय करता है, क्योंकि इन दैट केस उसकी यूटिलिटी ज्यादा होती है। सिमिलरली टू कमोडिटी केस में mu ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x इक्वल होता था जब mu ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y के, तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो जाता था। अगर हमारे पास कंडीशन हो mu ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x इज मोर देन mu ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y, इसका मतलब कंज्यूमर इज गेटिंग मोर यूटिलिटी इन केस ऑफ x से उसको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, तो x की ज्यादा यूनिट्स बाय करना चाहेगा। देखो ना यहाँ पर कंज्यूमर जो पे कर रहा है उससे ज्यादा यूटिलिटी ले रहा है, यानी कम प्राइस देके उसको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है तो वो ज्यादा खरीदेगा। कब तक खरीदता रहेगा? जब तक सर इस वाले लेवल पे वापस ना आ जाए, यानी इक्वल ना हो जाए, यानी कंज्यूमर कम प्राइस पे ज्यादा बाय कर रहा था x को। सिमिलरली इस कंडीशन में mu ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x इज लेस देन mu ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y, इस कंडीशन के अंदर कंज्यूमर y को ज्यादा खरीदेगा,
क्योंकि उसकी यूटिलिटी उसके पे हुए प्राइस से ज्यादा है। तो यहाँ पर कंज्यूमर अगेन प्रूव कर रहा है कि कंज्यूमर तभी एक कमोडिटी को ज्यादा खरीदता है जब उसका प्राइस जो है वो कम होता है। आई होप सो। ये देखो, ये डेरिवेशन एक छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन इसके नीचे नोट्स में मिल जाएगी, और अगर आपने सेकंड चैप्टर अच्छे समझा हो तो अभी आपको टॉपिक समझ भी आ जाएगा। तो ये किया हमने डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग, लॉ ऑफ डिमांड के फैक्ट्स, लॉ ऑफ डिमांड की वर्किंग शेड्यूल, ग्राफिकल शेड्यूल के साथ देख ली, उसके डेरिवेशन भी देख ली। अब हम देखेंगे इसके एक्सेप्शंस और इसके रीजंस, बट वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो आपके सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ रहे हैं। कमेंट करना नीचे मत भूलना अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो। मैं आपको मिलता हूं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।